आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है यूपीएसआई के पीवाईक्यू जो 2021 में पूछे गए हैं और 2017 में पूछे गए जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनकी हम देखेंगे जो फिजिक्स से आए हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान से आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। यानी कि जो बिजली है कैसे प्रवाहित हो रही है उसको मापा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन, यानी कि श्रेणी में क्रम में जोड़ा गया है। इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन दिया गया है, विरूपण जिसे डिस्टोरसन मीटर कहते हैं, बी है एमीटर, सी है एनीमोमीटर और डी है माइक्रोवेव पावर मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा एमीटर। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। जो एमीटर है उसका उपयोग परिपथ में धारा मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान बहती है तथा एमीटर जो है प्रतिरोध कम होता है। जो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो कम होता है क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने की रीडिंग जो है वो बदल जाती है और इस प्रतिरोध कम होने के कारण इसे बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। जब इसका प्रतिरोध कम हो जाता है तो इसे बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है दहनांक, बहावांक, ओसांक और रफुरांक। तो इसका राइट आंसर होगा ओशांक। ओसांक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं व्याख्या। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओशांक कहते हैं। जिस भी तापमान मतलब होता है जो तापमान, इसका एक स्पेसिफिक मान जो होता है, उस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओशांक कहते हैं। जब आर्द्रता, जिसमें वायु में थोड़ी नमी होती है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनित केंद्रकों पर संघनित ना होकर, जो संघनन के जो केंद्र होते हैं उस पे संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर हो गया, घास हो गया, पौधे की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है उसे हम क्या कह देते हैं? ओस। जैसे ठंडी में आप सुबह सुबह जब निकलेंगे तो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। वही कह रहा है कि ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओशांक जमाव बिंदु से क्या हो? ऊपर हो। जो जिस बिंदु पर जमा होता है उससे क्या हो? ऊपर हो। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसे किस में मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्षा जो होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं रेन गेज, पायरानोमीटर, रेन मीटर, एनीमोमीटर। 2021 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा रेन गेज। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्षा के मापन के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है। जो पायरोमीटर है वो एक प्रकार का क्या है? एक्टिनोमीटर है, जिसका उपयोग एक तलीय सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर वायु के वेग को मापता है। जो एनीमोमीटर है वो पृथ्वी तल पर वायु के वेग को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ऑप्शन है घनत्व, दूरी, समय या प्रकाश की तीव्रता। आपका राइट आंसर होगा दूरी। इसमें दिया गया है, इसका व्याख्या देख लेते हैं ऑप्शन बी का। देखो, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। प्रकाश जो है निर्वात में जो एक वर्ष पूरा कर लेता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं की बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। इसकी अधिमान्य इकाई क्या होती है? पारसेक। इसकी अधिमान्य यानी कि जो मानक इकाई होती है वो क्या होती है? पारसेक होती है। और एक प्रकाश वर्ष लगभग 0.3066 पारसेक के बराबर होता है। 0.3066 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है। किससे? कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। और जल में क्या होता है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? तो आप जानते हैं मुंह में पाया जाता है, वही देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन दिया गया है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, दंत वलक, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा दंत वल्क यानी कि टूथ एनिमल। अब देखते हैं इसका व्याख्या, देख लेते हैं व्याख्या क्या लिखा गया है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दंत वल्क है। यह दांतों की सुरक्षा करता है और एक कठिन आवरण के रूप में कार्य करता है। एडिनोट्राइफास्फेट यानी कि एटीपी विशिष्ट यौगिक हैं जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्राकृतिक में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड फास्फेट समूह से मिलकर बने अणु होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक न्यूक्लियोसाइड फास्फेट समूह से मिलकर बने अणु होते हैं। ये डीएनए और आरएनए के बुनियादी निर्माण खंड हैं। डीएनए और जो आरएनए के जब निर्माण होता है तो उसका बुनियादी है न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए जो होता है वो अणुओं का एक समूह होता है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने में और स्थानांतरित करने में जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो निर्यात तत्परता सूचकांक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट 2020 में गुजरात ने टॉप किया था, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। एक्सपोर्ट ईपीआई में 4 स्तंभ, एक होता है नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन शामिल है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं तथा उपाध्यक्ष नहीं देख अभी उस समय जब ये 2021 में पूछा गया था तो सुमन बेरी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? यानी कि द्रव हो या फिर गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति को कहा जाता है। आपकी ऑप्शन है विसरण, परासरण, ब्राउनी गति या संपीड्यता। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राउनी गति।
इसके बारे में देखते हैं। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों जो होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनकी जो टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि होती है उन्हें ब्राउनी गति कहते हैं। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो गतिविधि होती है उनको क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार इसे ब्राउनी गति कहा गया है। किसके अनुसार? रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार, क्योंकि इस घटना का 1927 में पहली बार इन्होंने ही उल्लेख किया था। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। समांगी जो मिश्रण बनाते हैं विसरण कहते हैं। दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है प्रासरण कहलाती है। यानी कि विसरण प्रक्रिया जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली आया तो आप प्रासरण टिक मार दीजिएगा। 2021 में पूछा गया था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। वायु की जो जलवाष्प है, वायु में जलवाष्प, जब वायु में जो जलवाष्प होती है वो जल की बूंदों में परिवर्तित होती है, वो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है, संघनन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 2021 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर होगा संघनन नहीं, कंडेंसेशन कहलाती है। व्याख्या देखते हैं। जब जलवाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। जलवाष्प पुनः पानी में जब आ जाता है। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो संघनन प्रक्रिया होती है। हवा में कोई भी कारण हो, जब ताप हो या फिर ऊष्मा हो, इनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है तो संघनन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, जब वाष्पीकरण होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि या तापन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप जब वाष्पीकरण होता है तब क्या होता है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तापन होता है, हीटिंग ज्यादा होती है। सॉरी, हीटिंग नहीं होती, शीतलन होता है, कूलिंग, शीतलन होता है, कूलिंग। इसके बारे में देख लेते हैं विस्तृत। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और इसे मूल सतह पर शीतलन होता है। गर्मी के दिनों में पसीने के वाष्पीकरण से महसूस होने वाले ठंडक शीतलन के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण या अभिवहन। इसका राइट आंसर होगा संवहन कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया कहलाती है संवहन, जो कि लंबवत उठती है, यानी इस प्रकार से उठती है वायुमंडल में। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु क्या हो जाती है? फैलती है, जिससे उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, यानी हल्की होती है और वह ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए क्या आती है? नीचे, यानी गर्म हवा ऊपर जाती है और जो ठंडी होती है वो नीचे आती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज हमने पीवाईक्यू को 10 क्वेश्चन देखे हैं जो कि यूपीएसआई 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।